नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से टेट, एस्टेट और सी टेट के हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। ये हिंदी विषय का 5वां वीडियो है, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इसका विकल्प बी सही है, उपमा। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ से आया है तो यहाँ सीधे तुलना की जा रही है, और जहाँ किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, किसी भी चीज की एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो हरिपद जो हैं, हर के पैर जो हैं, उनकी तुलना की जा रही है कमल से। हरिपद कोमल कमल से, तो हर के चरणों की तुलना की जा रही कोमल कमल से, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। यदि प्रश्न होता हरिपद कोमल, हरि के पद क्या है? कोमल है। हरि के पद कोमल कमल, यदि ये पंक्ति होती हरिपद कोमल कमल, मतलब हरि के पद जो है, पैर जो है, वो कोमल कमल हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता। और यदि पंक्ति होती कि मनो हरिपद कोमल कमल, मानो हरि के पद जो है, पैर जो है, वो कोमल कमल के समान है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, प्र में पूर्ण वर्ण है? ए पा, बी रा, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, रा। यहाँ पर रा जो है ये पूर्ण वर्ण है, क्योंकि जो वर्ण आधा दिखाई देता है वो वास्तव में पूरा होता है, और जो पूरा दिखाई देता है वो आधा होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1954, डी 1960। इसका विकल्प सी सही है, 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1954 से हुआ, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति हिमतरंगिणी पर उन्हें दिया गया। ये बच्चों कहीं कहीं पर 1954 रहता है और कहीं कहीं पर 1955 भी दिया रहता है। तो यदि आपके उसमें विकल्प में 54 हो तो 54 करिएगा, और यदि 55 हो तो 55 करिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए आ, बी ई, सी उ, डी ओ। इसका विकल्प डी सही है, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त दीर्घ स्वर है। इसके अतिरिक्त तीनों विकल्प जो हैं ये मूल दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है, और संयुक्त दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे आ प्लस आ बराबर आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई प्लस ई बराबर ई, इसका उच्चारण स्थान तालु है। सी ओ प्लस ओ बराबर ऊ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और ओ आ प्लस ओ बराबर ओ, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का ओष्ठ है, तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका विकल्प बी सही है, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे लड़का, तो लड़के बहुत सारे होते हैं, एक ही प्रकार की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कह दिया किसान, तो किसान से बहुत सारे किसानों का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार किसी पशु पक्षी वगैरह का नाम, जैसे गाय,
तोता, कुत्ता, इससे एक ही प्रकार के पशु और पक्षियों का बोध हो रहा है। जैसे गाय कहने से बहुत सी गायों का बोध होता है, तोता कहने से बहुत से तोता आ जाएंगे उसमें, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र, डी रीत। इसका विकल्प सी सही है, क्षेत्र। क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र छोटा है, इस तरह से आप बोल के देख सकते हैं। क्षमा की जाती है, घटना घटती है, रीत अच्छी होती है, बुरी होती है। तो इस प्रकार से तीनों विकल्प जो हैं वो स्त्रीलिंग है और विकल्प सी क्षेत्र पुल्लिंग है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में रा वर्ण नहीं है? ए प्रकाश, मतलब का प्रकाश, खा वर्षाव, घा ड्रस, गा पृथ्वी। इसका विकल्प गा सही है, पृथ्वी। इसका विकल्प गा सही, पृथ्वी। अन्य तीनों विकल्प में रा है और गा विकल्प में री है। और ये री क्या होता है? री एक स्वर है और रा व्यंजन होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ए अंधकूप, बी गृह प्रवेश, सी तिरंगा, डी सुख दुख। इसका विकल्प ए सही है, अंधा है जो कूप या कुआं। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। गृह प्रवेश, ये क्या है? ये तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गृह में प्रवेश। सी तिरंगा, तिरंगा क्या है? ये द्विगु समास भी और बहुब्रीहि समास भी है। यदि आपके विकल्प में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों रहते तो ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है जो एक ही है। और यदि बहुब्रीहि विकल्प में नहीं रहता है, द्विगु रहता है, तब ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। विकल्प डी सुख दुख, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सुख और दुख। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? ए चक्षु, ये चा छा और इस पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा चक्षु। ये थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, ये चा और छा अलग हो गया, चा छा एक में रहेगा और इसमें छा पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा चक्षु। बी दृग, ये भी है आँख का पर्यायवाची। सी अच्छ, ये भी है आँख का पर्यायवाची। डी अतुल, ये विकल्प सही है। अतुल का क्या अर्थ होता है? अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। इसका विकल्प ए सही, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी केवल विरोध का आभास होता है या विरोध प्रतीत होता है। जैसे कि ये मन जो है, जैसे ये समझ लीजिए जब किसी काले रंग में कोई भी चीज डुबोई जाती है तो उसका रंग भी काला हो जाता है। लेकिन यह मन बहुत विचित्र है। ये जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जो कि श्याम वर्ण के हैं, काले वर्ण के हैं, उनकी भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे ये उज्ज्वल अर्थात पवित्र होता जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? ए ढोलक, मतलब का ढोलक, खा पढ़ना, घा तड़पना, गा ढक्कन। इसका विकल्प घा सही है, तड़पना। यहाँ तड़पना नहीं होगा, यहाँ तड़पना होगा।
ये जो डा है जिसका अर्थ होता है डा से डलिया, इसके नीचे एक बिंदी लगेगी, अड़ा बन जाएगा और यह शब्द होगा तड़पना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, अभिज्ञ का विलोम है। ए अज्ञ, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ, डी चतुर। इसका विकल्प ए सही है, अज्ञ। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए ओड़ा, बी अक्कड़, सी आक, डी ऊ। यहाँ विकल्प बी सही है, अक्कड़। यहाँ घूम मूल शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया घुमक्कड़। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, टुकड़े होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 14, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऋग प्लस वेद, बी री प्लस वेद, सी रिंग प्लस वेद, डी री प्लस गवेद। इसका विकल्प ए सही है, ऋग प्लस वेद। अगला प्रश्न। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। ए रिक्शा, बी जूता, सी तेंदुआ, डी नौ। इसका विकल्प ए सही है, रिक्शा। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। इसके अतिरिक्त जूता और तेंदुआ ये देशज हैं और नौ ये तद्भव है। इसको तत्सम बनाना, ये तत्सम है, नौ जो है ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव होगा ना पे औ की मात्रा। अगला प्रश्न। प्रश्न 16, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। ए 35, बी 33, सी 45, डी 55। इसका विकल्प बी सही है, 33। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। 25 4 कितना हो गया, 29। ऊष्म व्यंजन 4, 29 और 4 कितना हो गया, 33। इस प्रकार से हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। एक, रामू खाना खा रहा था। बी, माँ खाना बना चुकी है। सी, मुझे बाहर जाना है। डी, हम घूमने जाएंगे। इसका विकल्प ए सही है, विकल्प 1 सही है। रामू खाना खा रहा था, जहाँ पर भी रहा था, रही थे, रहे थे आता है, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। माँ खाना बना चुकी है, ये आसन्न भूतकाल है, माने कार्य अभी अभी जहाँ पूरा हुआ, थोड़े समय पहले पूरा हुआ होता है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। सी विकल्प, मुझे बाहर जाना है, ये क्या हो गया, भविष्यकाल। डी, हम घूमने जाएंगे, ये भी भविष्यकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न। प्रश्न 18, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ए अक्षर, बी रंग, सी जाति, डी सुंदर। इसका विकल्प डी सही है, सुंदर। अगला प्रश्न। प्रश्न 19, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। इसका विकल्प ए सही है, दीर्घ। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, जहाँ समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे पुस्तक प्लस आलय, आ प्लस आ बराबर आ। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता, डी सेना। इसका विकल्प ए सही है, मजदूर। मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। मजदूर जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मजदूर बहुत सारे होते हैं, इसलिए मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त शत्रुता, यश ये दोनों भाववाचक संज्ञा हैं और डी विकल्प सेना ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए तत्सम, बी विदेशी, सी देशज, डी अर्ध तत्सम। इसका विकल्प डी सही है, अर्ध तत्सम। देखो बच्चों, सभी बच्चों तो नहीं, कुछ बच्चों ने तत्सम तद्भव और देशज विदेशी पढ़ा होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और अर्थ या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक और भेद होता है जिसे हम अर्ध तत्सम कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 22, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक, डी उत्प्रेक्षा। इसका विकल्प डी सही है, उत्प्रेक्षा। तो इस कविता की दूसरी पंक्ति में झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो मनहु शब्द आ भी गया है, जहाँ मनहु मानो जानो इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ सदैव उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यदि आपसे पूछा जाता कि इस कविता की पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता, क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 23, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? ए शांत, बी करुण, सी भयानक, डी अद्भुत। इसका विकल्प ए सही है, शांत। आचार्य भरत ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। और आचार्य, यदि इसके रस के अंग कितने होते हैं? 4, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो आचार्य भरत ने स्थायी भाव को भी महत्व नहीं दिया है, जैसा कि इन्होंने कहा है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ए मैंने पुस्तक पढ़ी, बी पुस्तक पढ़ी जाती है, सी आम खाया जाता है, डी धूप में चला नहीं जाता। इसका विकल्प डी सही है, धूप में चला नहीं जाता। भाववाच्य वहाँ होता है जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता और कर्म पे ना पड़कर भाव पर पड़ता है, अर्थात क्रिया न कर्ता का अनुसरण करती है न कर्म का, वो भाव का अनुसरण करती है, अर्थात वो अपने अनुसार चलती है। भाववाच्य में 99% नकारात्मक वाक्य रहते हैं और ये सदैव पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि धूप में चला नहीं जाता। तो इस प्रकार से पुल्लिंग एक वचन है और नहीं भी आया है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 25, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ मुझे लग रहा है प्रश्न रिपीट हो गया है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत से एग्जाम में यही पंक्ति बिल्कुल पूछी गई है।
तो इसका विकल्प ए सही है, विरोधाभास। यहाँ पर ये विरोधाभास अलंकार है। जहाँ पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। और ये किस अलंकार के अंतर्गत आएगा? तो ये अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। यमक कहाँ होता है? यमक अलंकार जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। एक कनक का अर्थ है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नरवा पाए बौराए। मतलब कनक कनकते 100 गुनी, कनक शब्द 2 बार आता है। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। जब किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति जब धतूरा खा लेता है तो वो क्या होता है? अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, नशे में चूर हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक सोना प्राप्त हो जाता है अर्थात धन प्राप्त हो जाता है, तब भी उसे अहंकार का नशा हो जाता है। तो इस प्रकार से कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इस प्रकार से यमक अलंकार के बहुत से उदाहरण हैं। यदि आप कभी चाहेंगे अलंकार का वीडियो हम अलग से बना दें तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको वीडियो हम बना अच्छी तरह से अलंकार के वीडियो बना देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ कवि किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की सीधे तुलना ना करके, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की दूसरे किसी अन्य से तुलना सीधे न करके क्या करता है? एक कल्पना करता है, एक उसे संभावना व्यक्त होती है। जैसे मानो, जानो, जनो, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। जैसे मानो सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में सीधे तुलना कर दी जाती है। अत्यधिक गुण समानता के कारण किसी एक व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है। जैसे सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है उपमा अलंकार में। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा? मानो सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इस प्रकार से मैंने ये चारों विकल्प में जो अलंकार हैं वो आपको समझा दिए। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और यदि कोई प्रश्न जरा सा भी आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स कीजिए, प्रश्न आपको समझाया जाएगा। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।